नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम बात करेंगे लघुत्रयी की। पिछले वीडियो में हमने देखा रुद्रत्रयी में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं भागभट्ट की संहिता में क्या क्या है और क्या उनकी टीकाएं हैं और अभी की परिभाषा में किन्होंने उनकी हिंदी व्याख्या भी की है। आज हम देखेंगे लघुत्रयी, यानी लघुत्रयी में तीन संहिताओं का समूह है। सर्वप्रथम है सारंगधर संहिता, बाद में है माधव निदान और बाद में है भाव प्रकाश संहिता। अभी हम देखते हैं काल के हिसाब से यदि देखा जाए तो माधव निदान 7वीं सदी में ग्रथित किया गया, पंडित माधव द्वारा निर्माण किया गया ग्रंथ है। सबसे पहले निदान के ऊपर स्वतंत्र ग्रंथ जो है वो एक ही मात्र ये ग्रंथ मिलता है, प्रथम और अंतिम ग्रंथ है। वास्तव में माधव के नाम से वो ग्रंथ माधव निदान पड़ा है। वो ग्रंथ का मूल नाम तो रोग विनिश्चय ग्रंथ है। आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में और सृष्टि प्रकरण, देव्यपाश्रयी, युक्ति व्यपाश्रयी, ऐसे अनेक प्रकार के विषयों को लेकर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। लेकिन माधव निदान एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कैसे निदान करना, रोग का विनिश्चय कैसे करना, रोग को लक्षणों से कैसे पकड़ना, लक्षणों को लेकर रोग तक कैसे पहुंचना, उसका सटीक वर्णन किया गया है। इसके लिए ये ग्रंथ का पहला ही नाम ऐसा था, रोग विनिश्चय, यानी किसी भी प्रकार का रोग का निश्चय हम कर सकते हैं। और एक सिद्धांत आप वहां पर बताया गया है, वो याद रखना है कि रोगम आदो परीक्षेत औषधस्तद अनंतरम, यानी सबसे पहले रोग का विनिश्चय जरूरी होता है। यदि रोग का विनिश्चय नहीं होता है तो 1,00,000 दवाई भी कोई काम की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कौन सी दवाई दी जाए वही पता नहीं होता है। इसके लिए रोग के विनिश्चय के लिए एकमात्र ये ग्रंथ माधव निदान अपने महत्व को लेकर ख्यात है। पंडित माधव ने इनकी रचना की है। इनके पिता का नाम इंदुकर था और इन्होंने हेतु, लिंग और औषध, ये 30 स्कंधों में आयुर्वेद को बांटा है। आप देख सकते हैं वहां पर कि औषध, लिंग, औषध, हेतु, औषध, लिंग, तो ये 30 स्कंधों के ऊपर उन्होंने आयुर्वेद का एक तरीके से विभागीकरण, रोग का विभागीकरण किया है कि कोई भी रोग का एक हेतु होता है यानी कि कारण होता है, एक लिंग अर्थात एक प्रमुख कोई भी लक्षण होता है जो बाहर दिखता है, वो लक्षण के आधार पर हम रोग तक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद एक विशिष्ट औषध होता है, जो औषध वो रोग के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए ये 30 स्कंध की बात उन्होंने वहां पर की है। ऐसे बहुत सारे रोगों का निदान के बारे में उन्होंने लिखा है। ज्वर के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ विशेष लिखा है। अतिसार, संग्रहणी, ऐसे अनेक प्रकार के रोग के बारे में पंडित माधव ने वहां पर वर्णन दिया है। रोग विनिश्चय, ये ग्रंथ को पढ़ने से हम आसानी से किसी भी रोग का निदान कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा कि कोई रोग के लक्षण तो हमको पता भी नहीं होते, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे लक्षण वो रोगों के बताए हैं जिसको हम देखकर आसानी से पहचान पाते हैं कि ये रोग इस तरह का लक्षण है, तो इस प्रकार का रोग होगा और ये दोष प्रकोपित होने से होगा। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ही डिटेल में वहां पर माहिती दी है। अभी पंडित माधव के इस ग्रंथ को ही सुबोध बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए कुछ व्याख्याएं लिखी है। इसमें मधुकोश नामक एक संस्कृत व्याख्या है जो विजय रक्षित जी ने लिखी है। बहुत ही प्रसिद्ध ये व्याख्या है और अति सरल ये व्याख्या है, संस्कृत भाषा में है। तो ये व्याख्या पढ़ने जैसी है जो माधव निदान ग्रंथ के ऊपर है। आतक दर्पण करके एक दूसरी व्याख्या है, वो भी अवलोकन करने जैसी है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। अभी के काल में गुजराती और हिंदी ऐसे प्रादेशिक भाषाओं में भी इन व्याख्याओं का अनुवाद हुआ है, वो भी देखने जैसा है। तो ये 7वीं शताब्दी का करीब ग्रंथ है। तो इसको हम निदान के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं। निदान की पद्धतियां हम जान सकते हैं और निदान जान लिया तो निदान आदि चिकित्सा होती है। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है, निदाने माधव श्रेष्ठ।
निदान की जब बात आती है, रोग विनिश्चय की बात आती है, तब माधव जैसा श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, कोई भी उसके जैसा वर्णन नहीं कर पाया है। अब आगे चलते हैं सारंगधर संहिता के ऊपर। सारंगधर संहिता ये 13वीं सदी का ग्रंथ है। सारंगधर जी ने, ऋषि सारंगधर जी ने इस ग्रंथ को प्रतिपादित किया है, लिखा है। अब सारंगधर संहिता की एक विशेषता है कि एक फार्माकोपिया जैसा ये ग्रंथ है। एक ही ग्रंथ में बहुत कुछ आ गया है। नाड़ी परीक्षा की सर्वप्रथम बात इस ग्रंथ में लिखी गई है, जो चरक और सुश्रुत में नहीं है। नाड़ी परीक्षा की बात यहाँ पर, नाड़ी परीक्षा की बात विशेषता से लिखी गई है। सारंगधर संहिता में मान प्रमाण की परिभाषा भी विस्तृत रूप से दी है। साथ साथ में आयु का क्रम दिया है, बाल्यम, वृद्धि, छवि, मेधा, ऐसे कैसे मनुष्य जीवन 10-10 साल पे घटता जाता है, उसका बहुत ही अच्छा वर्णन वहां पर दिया है। औषध में वटी गुटी से लेकर तेल कैसे बनाना है, संक्षिप्त माहिती उन्होंने दी है। साथ साथ में नाप प्रमाण दिया है, और आगे जाकर किस तरह के क्रिया करके हम आगे स्वस्थ रह सकते हैं उसका भी वर्णन दिया है। तो एक तरीके से ये छोटे से ग्रंथ में बहुत कुछ समाया हुआ है। इसके लिए आयुर्वेद का फार्माकोपिया ग्रंथ इसको कहा जाता है। सारंगधर संहिता की एक विस्तृत परंपरा रही है, एक सुदृढ़ परंपरा रही है। अहमदाबाद के पूज्य हरडीकर दादाजी थे, वो सारंगधर संहिता को ही परंपरा के थे, तो सारंगधर संहिता को लेकर ही वो चिकित्सा का कार्य कर रहे थे, और बहुत ही अच्छे परिणाम उन्होंने सारंगधर संहिता के ग्रंथ के अध्ययन के बाद उसके आधार पर जो चिकित्सा की, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। आज भी बहुत सारे योग, बहुत सारी दवाइयाँ सारंगधर संहिता के आधार पर बनाई हुई है। सारंगधर संहिता को समझने के लिए सर्वप्रथम सबसे जो अच्छी से अच्छी व्याख्या कही जाए, ऐसे आढमली व्याख्या कहते हैं, आढमल कृत दीपिका व्याख्या है ऐसे नाम, लेकिन उसको शॉर्ट में आढमली व्याख्या कहते हैं। ऐसे व्याख्या का नाम दीपिका व्याख्या है। दूसरी काशीराम जी की गुढ़ार्थ दीपिका व्याख्या है, वो भी बहुत ही अच्छी व्याख्या कही जाती है। एक और भी व्याख्या है जो आयुर्वेद दीपिका नामक है, वो रुद्र भट्ट ने लिखी है। उसमें भी अच्छी तरह से सारंगधर संहिता को समझाने का प्रयत्न किया है। तो ये सारंगधर संहिता है वो मध्यकाल में, जो हमने बताया 13वीं सदी का ग्रंथ है। तो पहला ग्रंथ हमने देखा था माधव निदान, जो 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है। उसके बाद 13वीं शताब्दी में सारंगधर संहिता नामक ग्रंथ है, और उसके बाद जाकर 16वीं सदी में भाव प्रकाश नाम का ग्रंथ है, जो लटकन जी के पुत्र भाव मिश्र जी थे। वो भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। आपको आश्चर्य लगेगा कि भाव मिश्र जी ने बहुत सारे रोगों का वर्णन एवं सृष्टि प्रकरण, गर्भावक्रांति जैसे बहुत विषय 3 खंडों में विभक्त किए हैं, पूर्व खंड, मध्यम खंड और बाद का उत्तरखंड। तो उसमें जो निघंटु कहा जाता है वो अंतिम खंड है। कोई लोगों को इतना ही पता है कि भाव प्रकाश निघंटु ही है, लेकिन इतना नहीं है, संहिता भी है, निघंटु भी है। भाव प्रकाश में बहुत सारे विषयों का समावेश किया गया है। भाव मिश्र जी ने बहुत ही उत्तम तरीके से बहुत ही व्यापक विषयों को एक जगह लाया है। अलग अलग चैप्टरों में बहुत सारे विषयों को बांट दिया है, और खास करके जो अर्वाचीन रोग है, जैसे फिरंगी भारत में आए और फिरंगियों के साथ जो संपर्क करने से, जो उसके साथ जो समागम करने से फिरंग नाम का रोग होता था, उनका वर्णन उन्होंने किया है वहां पर भाव प्रकाश संहिता में। तो बाहर वाली जितनी भी प्रजाएं आई, वो प्रजा के साथ कौन से रोग भारत में आए, वो प्रजा के साथ कौन से सब्जियां, कौन से अन्न या कौन सी अलग अलग वनस्पति आई, उसका भी वर्णन भाव मिश्र जी ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में किया है, जो पहले चरक और सुश्रुत में नहीं मिलता है। अब भाव प्रकाश की जो सबसे प्रसिद्ध हिंदी व्याख्या है, वो शालिग्राम करके एक विद्वान वैद्य थे, उन्होंने लिखी है, और 1906 में वो प्रकाशित भी हुई है वेंकटेश प्रेस से। तो ये अभी तक की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या ये रही है, शालिग्राम की व्याख्या। भाव प्रकाश का इतना महत्व है कि ये ग्रंथ पूरा का पूरा जो आयुर्वेद का अंतिम सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद इतने विस्तार से किसी भी ऋषि ने 16वीं सदी के बाद में इतना नहीं बताया है।
तो ये ग्रंथ का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। आयुर्वेद के स्टूडेंट इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। भाव प्रकाश ग्रंथ अति अद्भुत और बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है। तो आज हमने देखा लघुत्रयी के बारे में, यानी सबसे पहले माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता और निघंटु, इस तरह से मिलाकर भाव प्रकाश। तो ये तीनों ग्रंथ आयुर्वेद की लघुत्रयी कही जाती है। बृहत्त्रयी का तो हमने पहले ही वर्णन देख लिया था, ये लघुत्रयी का ग्रंथ यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार, जय धन्वंतरी। जय आर्य जय आर्य जय आर्य